भगवा आतंकवाद ये एक ऐसा शब्द था जिसने भारतीय राजनीति का रुख को मोड़ कर रख दिया। बलिदान, त्याग और भारतीय परंपरा से संबंधित केसरिया रंग को बदनाम करने के कारण कांग्रेस बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। राजनीति में इस शब्द के इस्तेमाल का परिणाम ये हुआ कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन नजदीकी भविष्य में इसकी संभावना नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक मुस्लिमों को साधने के लिए शब्द को अपना लिया और इसका जमकर प्रचार किया। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया। चिदंबरम ने इसे खूब उछाला। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी। सत्ता के गलियारे में कहा जाता था कि सोनिया गांधी ही अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता चलाती थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द कहने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस ने बोला था। शिंदे ने कहा कि वे इस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, लेकिन करना पड़ा। बता दें कि पहले पी चिदंबरम और फिर शिंदे ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एवं कांग्रेस से सेवानिवृत्त राजनेता सुशील कुमार शिंदे ने इस मुद्दे पर गंभीरता से बात की थी। भगवा आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उस वक्त रिकॉर्ड पर जो आया था उन्होंने वही कहा था। ये उनकी पार्टी कांग्रेस ने बताया था कि भगवा आतंकवाद हो रहा है। शिंदे ने आगे कहा कि उस वक्त पूछा था तो उस बारे में बोल दिया था, भगवा आतंकवाद, बस इतना ही है। आतंकवाद शब्द लगाया, लेकिन सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं। लगाना नहीं चाहिए, ये गलत था। भगवा टेररिस्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये उस पार्टी की विचारधारा होती है, ये चाहे भगवा हो या रेड हो या सफेद हो, ऐसा कोई आतंकवाद नहीं होता है। बता दें कि भारत के गृह मंत्री रहते हुए सुशील कुमार शिंदे ने साल जनवरी 2013 में कहा था कि भाजपा और आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और इस बयान को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी। हालांकि इन आलोचनाओं के बाद भी वे अपने बयान पर कायम थे। तब गृह मंत्री शिंदे ने कहा था कि ये सब इतनी बार अखबार में आ गया है, ये कोई नई चीज नहीं है जो मैंने आज कही है। ये भगवा आतंकवाद की ही बात मैंने की है, कोई दूसरी बात नहीं की। दरअसल 20 जनवरी 2013 को जयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान शिंदे ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया था। अपने बयान के पीछे शिंदे ने एक कथित रिपोर्ट का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था, हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, जांच में भाजपा हो या आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप हिंदू आतंकवाद बढ़ाने का काम देख रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी का धमाका हो, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो या फिर मालेगांव हिंदू चरमपंथियों ने वहां जाकर बम धमाके करवाए और फिर कह दिया कि धमाके अल्पसंख्यकों ने करवाए। इससे पहले गृह मंत्री रहते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने साल 2010 में सबसे पहले भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में 25 अगस्त 2010 को डीजीपी और आईजी के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा था, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि भारत में युवा पुरुषों एवं महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा हाल ही में भगवा आतंकवाद सामने आया है जो अतीत में कई बम विस्फोट में पाया गया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इसकी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस मांग को खारिज कर दी। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी मामले पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एनबी भट्टी की बेंच ने कहा, हम ऐसी ही समान टिप्पणी के संबंध में आप नेता संजय सिंह की इस तरह की याचिका भी खारिज कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत से खारिज हुए समन को चुनौती देते हुए मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की ये मांग ठुकरा दी थी। जजों की पीठ ने कहा, वह संजय सिंह की याचिका में अपनाए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल के मामले पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। इस मामले में केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात विश्वविद्यालय का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा। केस की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, केजरीवाल अपने बयान पर खेद व्यक्त करने को तैयार हैं,
इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को बेफिजूल के बयान देने और फिर माफी मांगने की आदत है। सिंघवी ने पीठ से अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें खेद का बयान दाखिल करने का मौका दिया जाए। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने फरवरी में समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया था। अब यहां से भी राहत नहीं मिलने के बाद उन्हें गुजरात की अदालत में पेश होना होगा। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि केस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से दोनों के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में समन जारी किया गया था। हाई कोर्ट में दोनों नेताओं ने दलील दी थी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर बयान नहीं दिया था। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया और इसके लिए उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बनी है। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एसपी में बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानेश्वर खटके ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वोटिंग से कुछ दिन पहले ही ज्ञानेश्वर ने अजित पवार की एनसीपी को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बारामती में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार की उपस्थिति में एनसीपी का दामन थाम लिया। पुणे जिले की शिरूर विधानसभा क्षेत्र के जिले के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ज्ञानेश्वर आबा खटके का एनसीपी में शामिल होना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर रविवार रात को कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में महाराष्ट्र के राज्य के नेताओं ने शिवसेना ठाकरे समूह के रुख पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, सीट बंटवारे में उद्धव ठाकरे की पार्टी सहयोग नहीं कर रही है। विदर्भ की 12 सीटों की शिवसेना ठाकरे समूह के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राज्य के कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में कांग्रेस का कैडर सक्रिय हो गया है और कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनकर आ सकते हैं। इसलिए विदर्भ की 12 सीटों को शिवसेना ठाकरे को न दिया जाए। महाविकास आघाड़ी एमबीए के घटक दलों में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार शामिल है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राकांपा एसपी ने अब तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं की है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में टेंशन बढ़ती ही जा रही है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। जबकि सीट को लेकर उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेट भी दे दिया है, सीट तय करो नहीं तो सोमवार को लिस्ट जारी कर देंगे। 24 घंटे के भीतर महाविकास आघाड़ी 4 मीटिंग कर चुकी है। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस को एक और टाइम दिया गया है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जितनी देरी हो रही है, उद्धव ठाकरे की धड़कनें उतनी ही बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस दिल्ली की ओर देख रही है। महाविकास आघाड़ी में मीटिंग का दौर चल रहा है। कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात भी की है। इसके साथ ही संजय राउत भी शरद पवार से मिल चुके हैं। वहीं इधर झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन के अंदर बवाल हो गया है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया है। 81 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और जेएमएम ने 70 सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया। तेजस्वी यादव 22 सीट मांग रहे थे। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस कह रही है कि अब बची हुई 11 सीटें लेफ्ट और आरजेडी को दे देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल के आवास पर लगाए गए एयर कंडीशनर्स की संख्या पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास पर लगे एसी से 3 गुना अधिक है। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इसे जनता के पैसे के दुरुपयोग का मामला भी बताया जा रहा। बीजेपी ने केजरीवाल के आवास के भीतर लगाए गए महंगे उपकरणों के लिए एक लंबी सूची जारी की। इसमें अत्याधुनिक ओएलईडी टीवी, बीओएसी साउंड सिस्टम और प्रीमियम फुल बॉडी मसाज चेयर जैसे उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा मोटराइज्ड रेक्लाइनर और सेंसर से लेंस विंडो कर्टेन भी लगाए गए हैं जो पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, पाखंडी केजरीवाल जनता के सामने चप्पल
पहनकर घूमता है और जनता के पैसों से करोड़ों के टॉयलेट और टीवी अपने घर में लगवा रहा है। ये पैसे आम आदमी पार्टी के बाप के हैं। अगर IRS की नौकरी करता तो 7 जन्म से ये अयासी नहीं कर पाता। नौकरी छोड़ी क्योंकि इसे चोरी नहीं लूट करनी थी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ट्वीट में लिखा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मतदाताओं को लूटा। उनके खर्च के नए विवरण से पता चलता है कि उन्होंने AC पर अपनी पूर्ववर्ती शीला दीक्षित की तुलना में 3 गुना अधिक खर्च करके करदाताओं को लूटा है। केजरीवाल के आवास की रसोई में भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यहाँ सैमसंग की फैमिली हब फ्रीज लगी है जिसमें टच सेंसर से दरवाजे खोलने की सुविधा है। इस फ्रिज में लगे आंतरिक AI कैमरे से खाना स्टोर करने की जानकारी मिलती है और यह जानकारी फ्रिज के दरवाजे पर मौजूद स्क्रीन पर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ 73 लीटर का स्टीम ओवन और 50 लीटर का माइक्रोवेव ओवन और बड़े आकार का व्यावसायिक ओवन भी शामिल है। बीजेपी के अनुसार कुल मिलाकर केजरीवाल के आवास में अत्यधिक खर्च किए गए। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस आवास की लागत करोड़ों रुपए में पहुंच गई। केवल रसोई के उपकरणों पर ही लाखों रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आवास के बाथरूम में भी लग्जरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ 450 लीटर का स्टोरेज टैंक, पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्मार्ट टॉयलेट और सीटें जिनकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए तक हो सकती है या लगाई गई है। इसके अलावा LG के 12 किलो की वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी लगाए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल के आवास पर किए गए खर्च का पूरा बोझ जनता के पैसों पर है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस बारे में सफाई भी देनी चाहिए। वहीं दिल्ली के शराब घोटाले में जेल से जमानत पर रिहा हुए अरविंद केजरीवाल अब नए खेल में जुट गए हैं। केजरीवाल की कभी पहली पसंद नहीं रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के वे पर कतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उनके जेल में रहते जिस वैभव कुमार ने आप नेता स्वाति मालीवाल से मारपीट की थी, उनको पुरस्कार स्वरूप प्रमोट करने की तैयारी केजरीवाल ने कर ली है। दरअसल वो एक तीर से 2 निशाने साधने की फिराक में है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री पर नजदीक से नजर रखने के लिए अपने 2 खासम खास को मान की इर्द गिर्द नियुक्त करने की फिराक में है। इनमें से एक वैभव कुमार हो सकते हैं। केजरीवाल और भगवंत मान के रिश्ते काफी समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। खासकर केजरीवाल के जेल जाने और लोकसभा चुनाव के लिए फंड न मिल पाने और लोकसभा चुनाव में पंजाब में आपके खराब प्रदर्शन के इन दिनों के रिश्तों और करवाहट घोल दी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसके बाद 23 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे। इस बीच चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ताधारी गठबंधन महायुति में शामिल पार्टी बीजेपी ने जहां 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में टिकट बंटवारे को लेकर झगड़े देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य की एक सीट पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक होता हुआ नजर आ रहा है और इस सीट का नाम माहिम है। मुंबई की माहिम विधानसभा सीट पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही मनसे की ओर से आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी और शिवसेना बड़ा फैसला ले सकती है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी अमित के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। मालूम हो कि 2019 के चुनाव में जब उद्धव के बेटे आदित्य ने वर्ली सीट से पर्चा भरा था, तब मनसे ने भी उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी बीच राज्य के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में आपसी टकरार शुरू हो गई है। शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सीट बंटवारे की बैठक में नाना पटोले मौजूद रहेंगे तो उनकी पार्टी शामिल नहीं होगी। उद्धव के इस बयान के बाद से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के माथे की लकीरें बढ़ गई। बताया जा रहा है कि मुंबई और विदर्भ इलाके की 28 सीटों पर महाविकास आघाड़ी में पेच फंसा है। महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के नेता लगातार सीट बंटवारे पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हल अब तक नहीं निकला। अब खबर ये आई है कि शरद पवार को जिम्मा दिया गया है कि वे मतभेद सुलझाएं और सीट बंटवारा फाइनल कर दें। शरद पवार से रविवार को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर फंसे पेच के कारण कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार को होने वाली बैठक भी टाल दी गई। कांग्रेस की ये बैठक अब आज या 1-2 दिन में हो सकती है। सूत्रों के जरिए मीडिया ने खबरों में बताया है कि कांग्रेस ये तैयारी भी कर रही है कि अगर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे का मसला नहीं सुलझता
तो वो अकेले ही सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं सत्तारूढ़ महायुति के बारे में खबर है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में सहमति बन गई है। करीब 10 सीटों के बंटवारे के लिए महायुति के नेताओं के बीच बातचीत लगातार जारी है। बीजेपी ने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को ही 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए। बीजेपी ने 10 पुराने विधायकों का टिकट काटा है। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।